student, welcome in my next lecture with some basic and important terms regarding to chapter 4 that is animal kingdom. इससे जो पहले वाला लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी, लेकिन टर्म्स बहुत सारी हैं तो उसे अपने एक इस लेक्चर में और कुछ टर्म्स हैं नहीं, उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कि कौन कौन सी टर्म्स है जो बार बार यूटिलाइज होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले है पोइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, तो वैसे तो देखो बेसिकली तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोल सकते हो आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बट जैसे ही आप इस चैप्टर के एंड में पहुंचोगे ना, उसके रिगार्डिंग नई टर्म पे यूज होती है, यानी तीनों टर्म का मीनिंग क्लियर एक ही होगा। पोइकिलोथर्मल कह लो, एक्टोथर्मिक कह दो या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कह दीजिए। ओके, मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मीनिंग समझो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। ओके, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। मान लीजिए बाहर टेम्परेचर है बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 है या 40 को क्रॉस कर गया, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग रेज होगा। या सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर नेगेटिव में जा रहा है या जीरो है, या जीरो से भी थोड़ा सा ऊपर है कि 4 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी के रेस्पॉन्स में डाउन आना शुरू हो जाएगा। मीन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जो फ्रॉग होता है उसको आप ज्यादा विंटर में कभी भी नहीं देखते हो। जब एक्सट्रीम विंटर होती है ना तो फ्रॉग अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है, यानी वो कहीं जाकर छिप जाते हैं, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतने टेम्परेचर में वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है, तो अपने आप को कहीं हाइड कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का, कि जो बॉडी टेम्परेचर है इनका वो कांस्टेंट नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर चेंज एज पर सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, अब इसी की अपोजिट टर्म है स्टूडेंट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, जैसे हमारा एग्जांपल लें तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पोइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मिक यूज की थी टर्म, तो यहाँ पर वार्म ब्लडेड के लिए भी एंडोथर्मिक, और यहाँ पर जो टर्म यूज होती है वो होती है होमियोथर्मल। ओके, अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मीनिंग इससे जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ हमने कहा था बॉडी टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बट यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जो बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब जैसे आप लोग हैं, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, हम बर्ड्स और मैमल्स का देते हैं। जो बर्ड्स होते हैं और जितने भी मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं। तो आप भी मैमेलिया के मेंबर हैं, तो किस कैटेगरी में आएंगे, वार्म ब्लडेड। और यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया था फ्रॉग का, तो फ्रॉग किस में आता है, एम्फीबियन में। जो फिश होती है, फ्रॉग होते हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड का मीनिंग क्लियर हुआ, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी अप एंड डाउन हो रहा हो, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जब एक्सट्रीम विंटर होती है तो उस टाइम उस विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मीन्स यूज करते हैं, जैसे कि स्वेटर पहन लेना या ब्लैंकेट यूज करना। ओके, या ज्यादा जब समर होती है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो हालांकि स्वेटिंग के थ्रू वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, बट फिर भी जैसे आप लोग एसी यूज करते हो या हिल एरिया में जाना पसंद करते हो, तो ये कुछ मीन्स यूज करते हैं अपने आप को उस एक्सट्रीम विंटर और समर से बचाने के लिए, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा ना कैसे अपने आप को हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। ओके, विंटर में जैसे शिवरिंग होती है कई बार, तो शिवरिंग होना भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेज करने का एक तरीका है। आप लोगों में स्वेटिंग होती है समर में बहुत ज्यादा, तो स्वेटिंग से भी क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, तो ये थी स्टूडेंट टर्म दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें
सेल्स है या टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए। क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, जैसे पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे हम, तो वहां पर हम कहेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वहां पर ओनली सेल्स प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, वहां पर टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता अभी। और उन ऑर्गेनिज्म को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे आप तो वहां पर नाम आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू। मीन्स जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट हुई, ग्रुपिंग हुई और उन्होंने क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए। लेकिन अभी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सेल्स बनी, उन्होंने टिश्यू बनाए और टिश्यू ने क्या बना लिए, ऑर्गन्स बना लिए। ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे आप ऊपर कैटेगरी की तरफ मूव करना शुरू करोगे। तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद होगा स्टूडेंट ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम लोग हैं वेल डेवलप्ड मैमेलिया के मेंबर्स हैं, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स तो है लेकिन ऑर्गन्स सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम भी बना लेते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हो तो ऑर्गन कौन कौन से आपसे नाम पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो आप नेम है वो बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हुए, तो नोज, उसके बाद विंड पाइप, फिर लंग्स, लंग्स के अंदर एल्वेओलियर सैक्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट है जो पंप करता है, यानी ऑर्गन हो गया। आर्टरीज, वेन्स हो गई, ये भी ऑर्गन की तरह काम करती है और पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो इस तरह से जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो ये है अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद में कुछ और टर्म्स है वो भी इसी लेक्चर में देखते हैं हम कि कौन कौन सी टर्म्स हमें याद करनी है और पढ़नी है, समझनी है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टर्म हमारी प्रोटोस्टोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोस्टोम? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काउंट होते हैं स्टूडेंट माउथ टू एनस, जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनी तो पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, क्या माउथ पहले बना या एनस पहले बना? तो उसी के बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं एज प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है, लाइक ये देखो हमने ये ट्रैक्ट बना दी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जब माउथ फर्स्ट बना और एनस का डेवलपमेंट बाद में हुआ, यानी कि माउथ फर्स्ट है और जो एनस है वो लेटर बाद में बना, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम में इसका रिवर्स होता है कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है और उस वक्त एनस फर्स्ट बने, यानी या तो माउथ फर्स्ट बन रहा था या एनस फर्स्ट बने और जो माउथ है वो लेटर बाद में डेवलप हो, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ड्यूटेरोस्टोम ऑर्गेनिज्म। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बार वापस देखते हैं। प्रोटोस्टोम मीन्स कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो माउथ डेवलप फर्स्ट एंड एनस डेवलप लेटर। इन ड्यूटेरोस्टोम एनस डेवलप फर्स्ट एंड माउथ डेवलप लेटर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अगली टर्म है हमारी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये टर्म भी बार बार यूज होएगी जितनी बार आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जितने भी फाइलम पढ़ोगे। तो डिप्लो डाई मीन्स टू, देखिए पहले मीनिंग क्लियर करते हैं, और ट्रिप्लो का मीनिंग है थ्री, यानी कि इसके अंदर कोई तो ऐसा सिस्टम है जहां 2 और 3 की बात करेंगे हम। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मीनिंग होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हुआ तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एम्ब्रियो से हुआ, और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मैं यहाँ पर अभी डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रही हूँ, तो डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके एम्ब्रियो में 2 जर्मिनल लेयर होती है।
यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2 जर्मिनल लेयर। और उन लेयर के नाम क्या होते हैं स्टूडेंट, जो बाहर वाली होती है उसका नाम होता है एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, एंडोडर्म। यानी जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर थी, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, और इस तरह के एम्ब्रियो से जब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मीन्स इन शॉर्ट वी can say that organism that is developed from an embryo that have only 2 germinal layer, that is ectoderm and endoderm. Such type of organism are termed as diploblastic animals. और तीसरी लेयर की बात करें, क्या मीजोडर्म इसमें होती है, तो इसमें मीजोडर्म नहीं होती, बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म होती है उसकी जगह मीजोग्लिया के पाउच होते हैं। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मीजोग्लिया होती है, नॉट मीजोडर्म। तो ये कौन सा टॉपिक था स्टूडेंट, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम 2 जर्मिनल लेयर, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो 2 लेयर थी, जर्मिनल लेयर थी, उसकी जगह कितनी जर्मिनल लेयर होगी, 3 जर्मिनल लेयर होगी, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीन्स यहाँ पर जो मैंने मीजोग्लिया बनाई है, तो मीजोग्लिया की जगह यहाँ पर जो क्लियर लेयर होगी उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, मीजोडर्म। ओके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म हुए, दैट अराइज फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर। मीन्स इनका एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कितनी लेयर से हुआ, 3 से। आउटसाइड वाली एक्टोडर्म, जो बिल्कुल इनसाइड होती है वो होती है एंडोडर्म, और जो दोनों के इन बिटवीन होती है वो कौन सी होती है, मीजोडर्म। ओके, तो आई थिंक ये टर्म क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ते हैं अबाउट टाइप ऑफ सिमेट्री, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सिमेट्री के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले तो सिमेट्री का मीनिंग क्लियर करते हैं कि यदि इस ऑर्गेनिज्म को यदि हम कट करें किसी पर्टिकुलर प्लेन से तो इक्वल हाउस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो स्टूडेंट जिनके बन जाते हैं ना उसको तो कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर प्लेन से यदि कट करें तो इक्वल हाउस में कन्वर्ट नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी, और वो कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं अबाउट टाइप ऑफ सिमेट्री, कि जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमेट्री कितने टाइप की होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट स्फेरिकल सिमेट्री। तो देखो स्फेयर का मीनिंग होता है सर्कुलर फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करेंगे हम। तो स्फेरिकल सिमेट्री में हमने ये ऑर्गेनिज्म लिया दैट इज फाउंड इन स्फेयर फॉर्म, मीन्स बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास है। एग्जाम्पल हम इसका लेंगे वॉलवॉक्स, क्योंकि आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था जो वॉलवॉक्स है ना कॉलोनी बनाता है और जो शेप होता है उसका वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो स्फेरिकल सिमेट्री का स्टूडेंट मीनिंग क्या होगा कि आप इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कोई भी लाइन पास करते हैं लेकिन वो उसके सेंटर एक्सिस से जाए तो वो इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो जाता है। उस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। कुछ तो चुप हो जाए, हंसा क्यों, मैं तो बोल रहा ही नहीं कुछ, नहीं हंसा, झूठ है ये तो, मुझसे याद रहा नहीं, जो बोले तो उसको चिंता कर बोलेगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री। टाइप ऑफ सिमेट्री में स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का स्टूडेंट मीनिंग क्या होता है, देखिए एग्जांपल है इसका वॉलवॉक्स। मींस यदि ऑर्गेनिज्म को, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको मैं इक्वल हाउस में डिवाइड कर दूं, हाउस का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट। यदि मैं सेंटर एक्सिस से कोई भी प्लेन पास हो और इसको इक्वल टू हाउस में डिवाइड कर दे तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सेंटर एक्सिस है और मैं यहाँ से किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करने के लिए ट्राई करती हूँ तो ये इक्वली टू हाउस में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। उसके बाद स्टूडेंट रेडियल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री होती है वो लगभग स्फेरिकल सिमेट्री के इक्वल होता है, बट उसमें हम जो सेंटर लाइन पास करते हैं, जो सेंटर एक्सिस से प्लेन जाएगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री का जो हमारा एग्जाम्पल है वो होता है
स्टारफिश। स्टारफिश को आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, और उसकी सिमेट्री को यदि हम कट करने की कोशिश करते हैं तो जो प्लेन पास होंगे सेंटर एक्सिस से, ओके, वो टॉप टू बॉटम हो, और टॉप टू बॉटम यदि वो प्लेन पास होंगे तो ऑर्गेनिज्म होगा वो इक्वल टू हाउस में डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है इक्वल हाउस में बाय एनी प्लेन दैट इज पासेस थ्रू सेंटर एक्सिस। लेकिन इसी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगी दैट इज बाई रेडियल सिमेट्री। है वो रेडियल, लेकिन बाई रेडियल क्यों कहा? यहाँ तो हम कह रहे थे कि एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से हम कट कर सकते हैं लेकिन वो सेंटर एक्सिस से पास हो। लेकिन बाई रेडियल में क्या हो जाएगा कि एनी प्लेन नहीं स्टूडेंट, ओनली वन और टू प्लेन, यानी किसी एक या दो प्लेन से जब वो सेंटर एक्सिस से पास होगा तभी वो ऑर्गेनिज्म इक्वल टू हाउस में डिवाइड होगा। और इसका एग्जांपल होता है हमारे पास में सी एनिमोन। ओके, देखो एक बार वापस रिपीट करते हूँ। स्पेरिकल सिमेट्री में क्या हुआ कि आप लोगों ने कोई भी प्लेन पास हुआ सेंटर एक्सिस से तो ऑर्गेनिज्म इक्वल हाउस में डिवाइड हो गया। रेडियल इसी से रिजेंबल था, बट वो जो सेंटर एक्सिस जो प्लेन पास होगा सेंटर एक्सिस से वो टॉप टू बॉटम आएगा और ऑर्गेनिज्म इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा। बाई रेडियल, रेडियल का एक पार्ट है। रेडियल में हम ये बोल रहे थे कि कोई भी प्लेन लेकिन वो सेंटर एक्सिस से पास हो, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्लेन हो, यहाँ पर एक या दो प्लेन से ही ऑर्गेनिज्म को हम कट कर सकते हैं जो कि सेंटर एक्सिस से पास होगा और ऑर्गेनिज्म को इक्वल टू हाउस में डिवाइड करेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑल वर्टिब्रेट्स में चलेगी, जितने भी आप वर्टिब्रेट्स पढ़ोगे वहां पर उनकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट? बाइलेटरल सिमेट्री। मोस्ट कॉमन सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे अब अपना एग्जाम्पल लें तो वो भी किस में आता है? बाइलेटरल सिमेट्री की कैटेगरी में आता है। तो वो कैसे होती है उसको देखते हैं स्टूडेंट, बाइलेटरल सिमेट्री को। तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा क्यों होता है वो भी देखिएगा। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, देखिए, ओके, इस ऑर्गेनिज्म में अभी तक हम बोल रहे थे कि एक से ज्यादा प्लेन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक सिंगल प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास होगा वो इस ऑर्गेनिज्म को इक्वल लेफ्ट और राइट हाउस में डिवाइड करेगा। यानी कि सेंटर एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन पास होगा, ज्यादा नहीं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है ना ज्यादा हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका इंक्रीज हो गया। यानी इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल लेके समझे अपन कि आईज है वो दो है, ईयर है वो दो है, ओके। अब मान लो कि इस ऑर्गेनिज्म को मैंने यहाँ से काटना शुरू किया, ओके, और आईज तो यहाँ पर है, तो क्या होगा कि एक पोर्शन होगा सपोज राइट पोर्शन, उसमें तो दोनों आईज आ जाएगी, और लेफ्ट होगा उसमें एक भी आई नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही आप बात करते हो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, तो वो भी पेयर्ड में है, जैसे लंग्स है वो पेयर्ड में है, ओके। तो इसलिए क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म को यदि आप इक्वल हाउस चाहते हो तो बिल्कुल सेंटर एक्सिस से एक सिंगल प्लेन पास होगा और इक्वल लेफ्ट और राइट हाउस बना देगा। अब जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी को मैं थोड़ा सा इधर से ही कट कर दूं तो क्या होगा, आई का छोटा सा पोर्शन आएगा और दूसरे में ज्यादा ऑर्गन चले जाएंगे। तो रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड ऑर्गन्स। क्योंकि डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गन्स वो पेयर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सेंटर से एक प्लेन पास करेंगे और ऑर्गेनिज्म टू हाउस में डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ में। थैंक यू।